हेलो स्टूडेंट, स्वागत है लर्न केमिस्ट्री में। और आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट ग्राफ्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। ये जो ग्राफ है फिजिकल केमिस्ट्री के, ये बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए जल्दी से इनको डिस्कस करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट ग्राफ है वो ग्राफ है हमारा हेनरीज लॉ से। हेनरी लॉ क्या कहता है हमें? हेनरी लॉ कहता है कि जब हम किसी गैस को डिसॉल्व करते हैं लिक्विड के अंदर, तो पार्शियल प्रेशर जो गैस का होता है वो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस के प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लगाया गया जिसको हेनरी कांस्टेंट कहा जाता है। तो पार्शियल प्रेशर और सॉलिबिलिटी ऑफ गैस के बीच में जब ये ग्राफ बनाया गया तो एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, और ये जो स्ट्रेट लाइन है, जो ये ग्राफ है, जिसका जो स्लोप है वो बेटा हमें देगा हेनरी कांस्टेंट। ये हमारा पहला ग्राफ हुआ। जैसे जैसे KH बढ़ता है यानी कि हेनरी कांस्टेंट बढ़ता है, सॉलिबिलिटी डिक्रीज होती है। सेकेंड ग्राफ है हमारा राउल्ट्स लॉ से। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, जब हम दो लिक्विड को, जो दोनों ही लिक्विड अगर वोलेटाइल हो, उन दोनों को मिक्स करते हैं, तो ये जो डैश लाइन है ये शो कर रही है एक कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर को, और दूसरी डैश लाइन शो कर रही है दूसरे कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर को। और जो टोटल प्रेशर होगा वो दोनों गैस के, दोनों वोलेटाइल लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है उसके सम के बराबर होता है। यही ग्राफ आइडियल सॉल्यूशन का भी ग्राफ है, क्योंकि हमें ये पता है कि आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं। तो अगर राउल्ट्स लॉ का ग्राफ पूछ रहा है तो भी आपको यही बनाना है, अगर आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ बनाने के लिए आता है तब भी आपको यही बनाना है। तो ये सेकंड ग्राफ कब यूज करेंगे हम? सेकंड जो ग्राफ ये हमने बनाया है ये हम तब यूज करेंगे जब एक लिक्विड हमने लिया, एक हमारे पास सॉल्वेंट है जो कि वोलेटाइल है, लेकिन उसके अंदर जो हमने सॉल्यूट डाला है वो नॉन वोलेटाइल है। या फिर आप दो लिक्विड ले रहे हैं, उनमें से एक वोलेटाइल है और एक नॉन वोलेटाइल है। कहने का मतलब है कि बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर एक कंपोनेंट वोलेटाइल हो और दूसरा नॉन वोलेटाइल हो, तो जो प्रेशर, जो वेपर प्रेशर क्रिएट होगा वो केवल एक ही कंपोनेंट की वजह से होगा। तब आप इस वाले ग्राफ को बनाएंगे। नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। चलिए, ये जो दोनों ग्राफ है, ये दोनों ग्राफ आपको बताते हैं डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। हाँ जी, राउल्ट्स लॉ से जो भी सॉल्यूशन डेविएट करते हैं, यानी कि राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते, वहां पर ये ग्राफ बनाए जाते हैं। पहला ग्राफ शो कर रहा है पॉजिटिव डेविएशन को, पॉजिटिव डेविएशन को शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो टोटल प्रेशर है, आप देख रहे हो यहाँ पर जो टोटल प्रेशर है वो इन दोनों के सम से ज्यादा हो रहा है। आप ये कहेंगे कि जो पार्शियल प्रेशर है सॉल्यूशन का वो पहले कंपोनेंट और दूसरे कंपोनेंट के सम के इक्वल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, लेकिन ये ग्रेटर देन होता है, ज्यादा होता है। ये देखिए ऊपर की तरफ जा रही है लाइन, तो ये पॉजिटिव डेविएशन को शो कर रहा है। और ये जो दूसरा ग्राफ है इसमें जो लाइन है देखिए नीचे की तरफ जा रही है, ये हमारी एक्सपेक्टेड लाइन है डैश वाली, लेकिन ये एक्चुअल लाइन आ रही है, जो ये ब्लू कलर से ये एक्चुअल लाइन आ रही है। यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर है, यहाँ पर जो टोटल प्रेशर है सॉल्यूशन का, दोनों कंपोनेंट को मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन का प्रेशर आएगा वो लेस देन आएगा फ्रॉम पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। तो यह नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ है। ये जो दोनों ग्राफ हैं ये आते हैं हमारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप जानते हैं, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। पहला है प्रॉपर्टीज, ओके, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारी कौन कौन सी है बेटा? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP। दूसरा है हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा है हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड फोर्थ एंड लास्ट है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जो ये फर्स्ट वन ग्राफ है ये है बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं ये हम क्या मेजर करते हैं इसमें? हम इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो हमने सॉल्वेंट के अंदर डाला हुआ है उसका हम यहाँ पर मोलर मास निकालते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास जो एक कंपोनेंट है, यानी कि जो सॉल्यूट है हमारा वो नॉन वोलेटाइल है और जो आपका सॉल्वेंट है वो वोलेटाइल है। तो जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डालते हो तो जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उससे कम होता है। सॉल्वेंट का बेटा जो प्रेशर है वो ज्यादा है और
अब जब सॉल्यूशन बन गया, सॉल्यूशन कैसे बनाया हमने, जब हमने उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा सॉल्यूशन का। ये देखिए डेल्टा टी बी नॉट, ये जो बॉइलिंग पॉइंट है वो प्योर सॉल्वेंट का है, और टीबी क्या है, टीबी इज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। दोनों का डिफरेंस क्या होगा, डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी किसके इक्वल है, डिप्रेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसके इक्वल है, सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट के माइनस सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट के। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में से हम माइनस करेंगे सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा ग्राफ देखते हैं, ये जो सेकंड वाला ग्राफ है ये बता रहा है हमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जब आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकाल रहे हो, जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर मिक्स कर रहे हो तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। नंबर ऑफ पार्टिकल जब बढ़ते हैं तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो यहां पर जब आप डिप्रेशन निकालेंगे फ्रीजिंग पॉइंट में तो आपको पता है कि सॉल्वेंट का, देखो ये सॉल्वेंट का है फ्रीजिंग पॉइंट, तो टी नॉट एफ हमारा ज्यादा है, तो टी नॉट एफ में से हम सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस करेंगे, राइट। नेक्स्ट ग्राफ है हमारा, ये ग्राफ हमें बताता है कंडक्टिविटी के बारे में, ये हमें बताएगा कंडक्टिविटी के बारे में। और यहाँ पर हम दोनों टाइप के इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी एक साथ देख रहे हैं। देखिए KCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अगर आपको सेपरेट ग्राफ बनाने के लिए आएगा तो आप सेपरेट बना दें, स्ट्रॉन्ग का आप ये ग्राफ बना दें और वीक का आप ये ग्राफ बना दें। और ये वाला जो ग्राफ है इसमें हमने दोनों को एक साथ दिखाया है। इस ग्राफ में हमने क्या किया है, डिबाई-हक्कल रूल के अकॉर्डिंग, सॉरी डिबाई-हक्कल ऑन-सेगर इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने डेल्टा एम यानी कि मोलर कंडक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में ग्राफ निकाला। तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो उसमें देखिए जैसे जैसे आप क्या कर रहे हैं, डाइल्यूशन कर रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि देखो यहाँ पर डिसोसिएशन तो इंक्रीज नहीं होता लेकिन आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज हो जाती है डाइल्यूशन करने पर, और आयनिक इंटरफेरेंस भी कम हो जाता है, तो ये इंक्रीज हो रही है। और अगर इस ग्राफ को पीछे बढ़ाएंगे तो जो ये पॉइंट आएगा, ये जो पीछे बढ़ाने पर जो पॉइंट आएगा ये डेल्टा एम नॉट है, यानी कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको मिल जाएगी। वही जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अगर आप इस ग्राफ का एक्सट्रापोलेशन करेंगे तो आपको कोई लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं मिलती। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर आप डेल्टा एम नॉट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा कोलार्श लॉ में। ओके, कोलार्श लॉ से आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। चलिए अब हमने इस चैप्टर से यानी कि जो हमारा केमिकल काइनेटिक्स वाला चैप्टर है उसके ग्राफ देखने हैं। उसमें हमारा पहला ग्राफ है, अच्छा एक ग्राफ इसमें बुक में दिया नहीं हुआ है, अगर आपसे कहे कि आपको कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ निकालना है तो जो आपको पता है कि जो रिएक्टेंट होता है वो टाइम के साथ साथ बेटा क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है, और जो प्रोडक्ट है वो टाइम के साथ क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है। अगर मैंने कहा ए कन्वर्ट टू बी, ए इज अ रिएक्टेंट एंड बी इज अ प्रोडक्ट, तो क्या होगा, ये जो ग्राफ है वो ए की कॉन्सेंट्रेशन को शो करेगा, और जो ये वाला ग्राफ है हमारा, क्योंकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो ये प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करेगा। अगर आपको कभी रिएक्टेंट और कॉन्सेंट्रेशन में ग्राफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में ग्राफ पूछ रहा है टाइम के साथ, तो आपको ये ग्राफ बनाना है। अच्छा, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स वो काइनेटिक्स होती है जिसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वो किसी भी जो रिएक्टेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा। अगर मैं कह रही हूं ए कन्वर्ट इनटू बी तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। यहाँ पर हमने आर लिया हुआ है ना, इसे मैं ए लिख रही हूँ, एक ही बात है। तो अगर आप यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर और टाइम के बीच में ग्राफ निकालते हो तो आपको ये ग्राफ मिलता है। नेगेटिव स्लोप जो होगा वो आपको रेट कांस्टेंट के बारे में यानी कि के के बारे में बताएगा, राइट। यहीं पे एक ग्राफ मैं आपके साथ और डिस्कस करना चाहती हूँ।
अगर यहाँ पे आपसे पूछ लिया कि टी हाफ और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में ग्राफ बताओ, तो आपको यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मिलेगी, क्योंकि जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स जो होती है उसमें जो हाफ लाइफ होती है वो कॉन्सेंट्रेशन पर, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती है। ये बात भी आप याद रखेंगे। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के ग्राफ देखते हैं। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में, जी हाँ, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में डिपेंड करता है जो ROR है, रेट ऑफ रिएक्शन है, वो किस पर डिपेंड करता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है। और जब आप इसकी इंटीग्रेटेड इक्वेशन का जब ग्राफ निकालते हो तो आपको नेगेटिव स्लोप मिलता है, और जो ये स्लोप है वो आपको क्या देता है? रेट कांस्टेंट की वैल्यू देता है। अगर आप LNR और टी में ग्राफ निकाल रहे हो तो आपको ये ग्राफ मिलता है, लेकिन वहीं अगर आप log R0 अपॉन R, ये वाली जो इक्वेशन होती है K इज इक्वल टू 1 अपॉन T ln R0 अपॉन R, ये वाली जो इक्वेशन है, यहाँ पर आप R0R, इसको आप ln को log में कन्वर्ट कर लेंगे तो यहाँ पर 2.303 आ जाएगा। हाँ जी, 1 अपॉन टी और log R0 अपॉन R के बीच में जब ग्राफ निकालेंगे तो जो स्लोप होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव स्लोप होगा, और आपको जो स्लोप है वो देगा K अपॉन 2.303। तो दोनों ग्राफ आप इस तरह से याद रखेंगे कि आप LNR के बीच में निकाल रहे हैं या log R0 अपॉन R के बीच में ग्राफ निकाल रहे हैं। नेक्स्ट और लास्ट ग्राफ पर आ गए हम। लास्ट ग्राफ है ये आर्हीनियस इक्वेशन का जो ग्राफ है, K इज इक्वल टू A E एक्सपोनेंट माइनस EA अपॉन RT। ये आर्हीनियस इक्वेशन होती है। K यहाँ पर रेट कांस्टेंट है, A कांस्टेंट है, आर्हीनियस कांस्टेंट है, EA एक्टिवेशन एनर्जी है, R गैस कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है। इस इक्वेशन का जब हम लॉग लेते हैं तो उसके बाद जो इक्वेशन आती है उससे जो ग्राफ बनता है वो ये ग्राफ बता रहा है, और इस ग्राफ में जो स्लोप है वो हमें जो वैल्यू दे रहा है वो माइनस EA अपॉन R दे रहा है। अच्छा, अगर ये आपने log K के बीच में ग्राफ खींचा होता तो आपको माइनस EA अपॉन 2.303 R, ये आपको स्लोप मिलता। राइट, ये बात समझ में आ रही है? तो लॉग अगर आप इसके बीच में ग्राफ खींचेंगे, सॉरी, जो स्लोप है आपको, ये स्लोप है, स्लोप क्या मिलेगा? माइनस EA अपॉन 2.303 R। क्लियर हो गया बेटा? तो ये जो ग्राफ हमने अब तक किए ये आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको फटाफट से रिवाइज करेंगे। पढ़ते रहिए ऐसे ही और बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।